यूपी से आ रही है बड़ी खबर। नोएडा में कारोबारी की कार में जलकर मौत हो गई है। जलती कार में मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव। कार में आग लगाकर हत्या की आशंका। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में मिला है शव। बहुत बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। नोएडा की खबर है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की कार में जलकर मौत हो गई है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? देखिए, ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके का कोट नगला का गांव है, जहां के पास में ये फॉर्च्यूनर कार कल देर रात उसमें आग लगी हुई थी। आग काफी भयानक थी। जैसे ही गांव वालों ने, आसपास से गुजरने वालों ने देखा, वो तुरंत फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे। अंदर एक शख्स था, वो जल रहा था। तुरंत ही गाड़ी में आग बुझाने की कोशिश आसपास के लोगों ने मिल करके की, लेकिन जो शख्स अंदर फंसा हुआ था उसकी कार में जलने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है जो मृतक है उसका नाम संजय यादव है और गाजियाबाद का रहने वाला है और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। जहां पर ये गाड़ी जल रही थी वो सड़क से लगभग 100 मीटर अंदर जंगल में था। और कैसे गाड़ी अंदर जंगल में पहुंची, हत्या की गई है, अभी यही आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है। ठीक है पुनीत, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। आगे भी नजर बनाए रखिएगा। देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बताई जा रही है जो कि जल रही है और इसके अंदर प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव की मौत हो गई है। कार में जल करके मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने जारी कर दी अपनी पहली लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, 45 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। एमएनएस ने भी किया है 45 उम्मीदवारों का ऐलान। एमएनएस ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टिकट दिया है। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे ने उन सभी नेताओं को टिकट दिया है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद साथ दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपरी पाचपा खाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ को टिकट दिया गया है। पार्टी ने सिल्लोड से अब्दुल सत्तार को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम से चुनावी मैदान में उतारा है। अमित ठाकरे खानदान के दूसरे ऐसे सदस्य होंगे जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। आदित्य ठाकरे के चुनाव क्षेत्र वर्ली से एमएनएस ने संदीप देशपांडे को टिकट दिया है। झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने पहली लिस्ट जारी की है। गठबंधन के साथ समझौते के बाद जेएमएम के खाते में 40 सीटें आई हैं। पार्टी ने 35 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मैदान में उतरेंगे। वहीं गांडे सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। दुमका से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को टिकट दिया गया है। चाईबासा से दीपक बिरुवा को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने 14 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। 35 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 महिलाएं और 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। देर रात 5 घंटे तक हुई बैठक में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान हो सकता है। कई दौर की बैठकों के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर जारी गतिरोध अब दूर होने की संभावना है। देर रात गठबंधन के बड़े नेताओं में 5 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि एमवीए में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बारे में घोषणा की जाएगी। ठीक है सर भाई, कब ऐलान करेंगे? आघाड़ी में सब अलविल है, डोंट वरी। कल हम दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता देंगे। इससे पहले शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने पहले शरद पवार और फिर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद थोराट और एमवीए के अन्य नेताओं ने बैठक की। मीटिंग में सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों की माने तो विधानसभा की 288 सीटों में कांग्रेस 105, शिवसेना यूबीटी 95 और एनसीपी शरद गुट 84 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियों को दी जाएगी। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। और देखिए अगली बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी उपचुनाव को लेकर खबर आपको बताएं।
कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने एक और सीट का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद खैर के बाद अब फूलपुर सीट का ऑफर दे दिया है। खबर है कि तीसरी सीट ऑफर होने के बाद कांग्रेस उपचुनाव लड़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटों के साथ गठबंधन चाहती है। तो पहले कांग्रेस ने फैसला किया था कि उपचुनाव में अब वो किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, अभी पहले खबर आई थी कि कांग्रेस किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब एक और सीट का ऑफर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस की ये प्रेशर टैक्टिक्स थी जो काम आई है, क्योंकि दो तरीके से इस चुनाव में दो फॉर्मूले अपनाए गए हैं। पहला, समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से यूपी में सपोर्ट करना और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना। तो ना तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आई है, और समाजवादी पार्टी इतना जरूर कह रही है कि हम महाराष्ट्र में देखिए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यूपी में हम आपको थोड़ा सा प्रिविलेज दे सकते हैं, और इसीलिए 2 से 3 सीटों का ऑफर दे दिया गया है। यानी खैर और गाजियाबाद के बाद अब फूलपुर सीट का भी ऑफर दिया गया। अगर कांग्रेस इस पर रेडी हो जाती है तो इस विधानसभा के उपचुनाव में जो 10 सीटें हैं, जिनमें 9 सीटों पर चुनाव अनाउंस हुआ है, उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, और 1 सीट जिस पर चुनाव घोषित होना उस पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब बात हो जाती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अपने तेवर दिखा दिए थे और बिना गठबंधन के 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, और ये कहा था कि हम 12 सीटें चाहते हैं, उस पर नेगोशिएशन चाहते हैं। ये खबर कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली थी, इसीलिए कांग्रेस यूपी में समर्पण दिखा रही थी कि हम आप यहाँ चुनाव लड़ लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 3 सीटों का ऑफर दिया है, उससे महाराष्ट्र में अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है, और समाजवादी पार्टी वहां पर दबाव बढ़ाकर कम से कम 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल विपिन, तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती सीटों के साथ, और यही वजह कि एक और सीट फूलपुर सीट को ऑफर किया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी निषाद पार्टी के साथ आज सीट शेयरिंग पर फिर से बैठक होगी। कल संजय निषाद और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के साथ मीटिंग हुई, जिसका कोई फैसला नहीं हो सका। अब निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिव सुनील बंसल को लगाया है। आज सीट बंटवारे को लेकर सुनील बंसल और संजय निषाद के बीच बातचीत होगी। और वहीं वायनाड लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सोनिया और राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोड शो भी होने वाला है। हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाली हैं। प्रियंका गांधी के नामांकन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वायनाड में प्रियंका गांधी के कई कार्यक्रम हैं। प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड से रोड शो करेंगी। सुबह 11:45 पर लोगों को संबोधित करेंगी। दोपहर 12:30 बजे कलपेट्टा कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगी। As she is our leader, so every person is coming to Wayanad to file her nomination. BJP is nothing in Wayanad. Priyanka ji will more than 5 lakhs. वायनाड पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी सुल्तान बथेरी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रियंका ने यहां एक परिवार के लोगों से मुलाकात की। लोग प्रियंका से मिलकर भावुक हो गए। जेपीसी की मीटिंग में कल भारी हंगामा हुआ है। बैठक में बोतल फोड़ने के आरोप में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को जेपीसी की अगली बैठक से निलंबित कर दिया गया है। आखिर बैठक में क्या हुआ था, आइए देखते रहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक में कल भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। जेपीसी के 2 सदस्य टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
मीटिंग में बोतल तक को भी फोड़ा गया। संसदीय कमेटी की बैठक में पहली बार सांसद इतने आक्रामक दिखे। बैठक में बोतल फोड़ने, हंगामा करने के मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को जेपीसी की अगली बैठक से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अभिजीत गंगोपाध्याय इस कार्रवाई से खुश नहीं है। वो पीएमसी की शिकायत करेंगे। कल्याण बनर्जी के रवैये पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या चल जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे, या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी विरोध करने लगे, जिस पर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने जवाब दिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों में तीखी बहस हुई। दोनों तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस बीच कल्याण बनर्जी ने पास में रखी पानी की बोतल को उठाया और गुस्से में टेबल पर पटक दिया, जिससे कांच उनके ही हाथ में लग गया। बीजेपी का ये भी आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने बोतल के टुकड़े को चेयरमैन की ओर भी उछाला। मथुरा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई है और यह मुलाकात करीब 20 से 22 मिनट तक चली है। पूरी खबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने कल शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। संघ प्रमुख और मुख्यमंत्री के बीच 20 से 22 मिनट तक बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ के बीच ये पहली मुलाकात थी। योगी आदित्यनाथ यहाँ 2.5 घंटे तक परिसर में मौजूद रहे। सीएम योगी ने आरएसएस कार्यकारी मंडल बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। गौ सेवा के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई है। दिवाली कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी की हैं। देर रात एक कार्यक्रम के दौरान काफी हंगामा हुआ। एबीवीपी के दिवाली पर ज्योतिर्गमय 2024 प्रोग्राम के दौरान 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। धक्का मुक्की की घटना भी सामने आई है। हंगामे के दौरान दोनों तरफ से धार्मिक नारेबाजी भी की गई। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने हंगामा किया। आरोप है कि अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के अंदर करीब 7:30 बजे दिवाली को लेकर एबीवीपी के कुछ छात्र दीप जलाकर ज्योतिर्गमय कार्यक्रम कर रहे थे। तभी दूसरे समुदाय के छात्र का पैर दीप पर लग गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। हंगामे के बाद कार्यक्रम स्थल पर काफी लोग जमा हो गए। दोनों पक्षों में धार्मिक नारेबाजी होने लगी। हंगामा बढ़ते देख जामिया प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इस मामले में फिलहाल पुलिस में कोई भी शिकायत नहीं की गई है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में अब शांति का माहौल है और यूनिवर्सिटी कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हंगामा हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पर धार्मिक और साथ ही फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी शिकायत नहीं दी गई। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर आगे की जाँच जो है वो की जाएगी। फिलहाल पूरी तरह से जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर शांति व्यवस्था कायम है। कैमरा नदीम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। खबर राजस्थान से। राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में कल सीवर टैंक की सफाई करते वक्त 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ये कर्मचारी बिना सेफ्टी के सीवर के अंदर गए थे। राजस्थान में सीकर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फतेहपुर शेखावटी में सीवर टैंक की सफाई करने उतरे 3 लोग जिंदा नहीं लौट सके। बताया जा रहा है कि सीवर चैम्बर में पहले एक सफाई कर्मी गया था। जब वो बाहर नहीं निकला तो उसे बचाने के लिए दूसरा अंदर गया। दूसरा भी जब बाहर नहीं आया तो दोनों को बचाने के लिए तीसरा कर्मचारी भी सीवर के अंदर गया। जहरीली गैस की वजह से इन तीनों की मौत हो गई। इन तीनों सफाई कर्मियों के पास सुरक्षा से संबंधी बेल्ट, मास्क और दूसरी चीजें भी नहीं थी। बिना सुरक्षा उपकरणों के ये कर्मचारी उतर रहे थे। इसमें हम लोग ये नियमों की और जानकारी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। जो भी पॉसिबल है वो सारी कार्रवाई करेंगे। और अभी हमारा पहला प्राथमिकता जो है वो ये है कि जो ये
कार्मिक या व्यक्ति जो भी खत्म हुए हैं, तो इनको यथोचित सहायता सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकती है, वो हम प्रयासरत हैं। 3 सफाई कर्मियों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्र राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़प हुई। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। फिर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारी इस बार बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बयान के बाद भड़क गए हैं। प्रदर्शनकारी शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ढाका के बंग भवन में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने रोका, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों को बंग भवन में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई।